आगे हम लोग एसी फंडामेंटल में बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम बात करेंगे सर्किट्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एसी सर्किट, दूसरा होता है आपका डीसी सर्किट। ठीक, तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसी फंडामेंटल। ठीक, तो हम लोग एसी सर्किट के बारे में फिलहाल अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें सर्किट्स होते हैं आपके कई प्रकार के सर्किट होते हैं। पहला सर्किट होता है आपका आरएल सर्किट। क्या होता है पहला आपका? आरएल सर्किट। दूसरा होता है आपका आरसी सर्किट। तीसरा होता है आपका एलसी सर्किट। और चौथा होता है आपका एलसीआर सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट एलसीआर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एसी सर्किट आपके चार हो जाएंगे। पहला होगा आपका आरएल सर्किट, दूसरा होगा आरसी सर्किट, तीसरा होगा एलसी सर्किट, चौथा होगा एलसीआर सर्किट। आर मतलब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। दूसरा है एल मतलब इंडक्टेंस। और सी मतलब है कैपेसिटेंस। चलिए, रेजिस्टेंस की यूनिट इसमें हम तीनों की यूनिट भी आपको बता देते हैं लगे हाथ। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? स्वास्थ्य पढ़ाया था उस दिन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट भी बताई थी हमने। हेनरी। हेनरी। कैपेसिटेंस की फैराड। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो अभी हमने आपको सर्किट्स बताए हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सर्किट्स हम आपको बताएंगे, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तीन बेसिक सर्किट्स आपके क्या हैं? पहला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट। तीसरा है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये आपके तीन सर्किट है। इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे एसी की। ठीक है, तो पहला सर्किट है आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव मतलब कि इसमें सिर्फ रेजिस्टर रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। ठीक, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हमने ऐसे बना दिया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और इसको हमने एसी सप्लाई दे दी। हाँ, एक चीज जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कोई कि एसी करंट का या एसी वोल्टेज का या एसी ईएमएफ का या एसी फ्लक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, क्या बताएंगे आपको? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ये आप पढ़ लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं। सप्लाई मतलब क्या? वोल्टेज दोगे। तो अगर हम
यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक। तो वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो करंट होगी I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग तो होता है, फ्लक्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड, फाई इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर आपसे कोई कहे ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर है ये आपका, अच्छा, ठीक। अब देखिए ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक। अब हमने तुमको बताया था, जब बेसिक पढ़ाया था, कि जब वोल्टेज देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देगा, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देगा तो क्या होगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर देता है, और प्रेशर पाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके कारण उल्टे डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी सप्लाई है ये क्या है, एसी है। यहाँ जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो क्या है, एसी है, ठीक। तो और एसी वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड ये हो गया, ठीक, ओके। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए बहुत से लोग बोल देंगे आपको, यहाँ पे V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमने सप्लाई दी तो इसमें करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, ठीक। तो इसमें जो हमने सप्लाई दी है उसका इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक। और इसमें जो करंट फ्लो होगी उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो भी इसमें करंट की कौन सी फ्लो होगी, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। इसमें मतलब क्या है, केवल रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इस कंडीशन पे जो इनकी जो वेव बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक। ये आपका क्या हो गया, 0 पाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक। ये क्लियर है। ये क्या कहलाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी, Vm कहलाएगी। मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, या पीक वैल्यू भी इसको कहते हैं, ठीक। अब ये तो वोल्टेज हो गया, अब जो करंट होगी, करंट भी क्या होगी, यहां से स्टार्ट होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, करंट हो जाएगी। क्लियर है, ओके। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, तो इनके बीच में हमने सेम फेज आउट ऑफ फेज पढ़ाया था, प्रॉपर्टी जब पढ़ाया था। तो जब रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, या कहते हैं फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब जहां से ये स्टार्ट होगा वहीं से आपकी करंट
होगी। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग सेम फेज कंडीशन। क्या बोलते हैं? सेम फेज कंडीशन। ठीक। और इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पावर फैक्टर क्या होता है? द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। मतलब cos फाई, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। या कह देंगे यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटी। क्लियर है? अब इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक, और ये आपका क्या हो गया? करंट हो गई। ठीक। ये आपका क्या हो गया? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट की। ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव मतलब इसमें केवल आपका इंडक्टर होगा। ठीक है। इंडक्टर मतलब ये, ठीक, इसको हमने L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और हमने इसको सप्लाई दी, वी मैक्स साइन ओमेगा, करंट फ्लो हुई। ठीक। अच्छा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? ये इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी मैक्स वी इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी उसका क्या होगा? अब देखो, इसका अगर हम वेव बनाए, इसका अगर हम वेव बनाए, यहां पे दिख रहा है? जीरो पाई 2 पाई। क्लियर है इतना? ठीक। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? वी मैक्स होगी। अब इंडक्टर के केस में क्या होगा? इसका आधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे π/2 होगा। ठीक। तो इसमें जो करंट होगी ये π/2 यहां से स्टार्ट होगी। क्या होगी? यहां से स्टार्ट होगी। मतलब कि इसमें जो करंट होती है वो 90 डिग्री पीछे चलती है। इंडक्टर के केस में क्या होगी? जो करंट होगी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। मतलब ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया, लेकिन जब 90 डिग्री बीत जाएगा तो करंट की वेव स्टार्ट होगी। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है आपका, ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो आई करंट की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? आई मैक्स साइन ओमेगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? -π/2। यहाँ पे जो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आई मैक्स साइन ओमेगा टी -π/2। इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। बहुत से लोग हमने क्या बताया, हर साइंटिस्ट का अपना अपना सोच है। जैसे अमन के दिमाग कुछ और है, आयुष का दिमाग कुछ और है, इनका दिमाग कुछ और है, इनका दिमाग कुछ और है। ठीक। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मतलब इसको हमने π/2 जोड़ दिया।
मतलब π/2 क्या आगे तो चलेगा वोल्टेज, करंट पीछे चलेगी ना, तो इसमें हमने 90 डिग्री जोड़ दिया तो वोल्टेज आगे हो गया। और इसको इस करंट को हम क्या लिख देंगे, I = I max sin ω/t हो जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इसमें इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? लैगिंग कंडीशन। इसको बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है इसमें? लैगिंग। लैगिंग मतलब कि आपको करंट को लेके चलना है, ठीक है। इसमें वोल्टेज आगे रहेगा और करंट आपकी पीछे रहेगी। इट मींस जैसे मान लीजिए ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक, और 90 डिग्री ये आपकी करंट हो जाएगी। मतलब कि वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे रहेगा, करंट जो होगी 90 डिग्री पीछे रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक। इसमें जो पावर होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। इस सर्किट में जो पावर होगी प्योर इंडक्टिव में, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। हमेशा याद रखना, पावर क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। और जो ये किसमें है? इंडक्टिव सर्किट में। और रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगी? P = VI होगी। जो ऊपर रेजिस्टिव सर्किट बताया था उसमें पावर, रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या होगी? VI होगी, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आया इतना? अब हम लोग देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर है, इसको हमने लगा दिया और इसको हमने सप्लाई दे दी। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? V = Vmax sin ω/t, ठीक। इसमें करंट फ्लो होगी और ये आपका C हो गया, ठीक। अब हमने क्या बताया था कि आपको करंट को लेके चलना है। इस सर्किट में आपकी करंट आगे हो जाती है। इस सर्किट में आपकी क्या होगी? करंट आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे चलेगा, ठीक। अगर इसका हम ऐसे बनाए तो ये आपकी करंट हो गई, ये आपका क्या होगा? I max हो गया, ठीक। ये 0, ये पाई और ये आपका 2π। क्लियर है? अब जो वोल्टेज होगा इसका आधा क्या रहेगा? π/2 होगा, तो वोल्टेज यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक। तो इनके बीच में कितने डिफरेंस आ गए? 90 डिग्री का, ठीक। ओके, यहां पे आपकी क्या है? करंट आगे चल रही है, यहां पे करंट आगे चल रही है, वोल्टेज आपका पीछे चल रहा है। तो अगर हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे I = I max sin ω/t, ठीक। तो इसमें जो वोल्टेज हो जाएगा क्या आ जाएगा? Vmax sin ω/t - π/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि I max sin ω/t प्लस π/2 और V = क्या हो जाएगा? Vmax sin ω/t। इसका मतलब यह है कि कान को आप इस तरह पकड़िए चाहे इस तरह पकड़िए, पकड़ना है, ठीक। दोनों में ये पता चल रहा है कि करंट आपकी आगे चल रही है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि करंट ये है तो पाई मतलब 90 डिग्री पीछे आपकी वोल्टेज चल रही है। अब इसमें क्या मतलब है? इसमें मतलब कि वोल्टेज आप करंट जो आपकी 90 डिग्री आगे चल रही है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो दोनों बात एक ही है, ठीक। अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा
यहाँ पे आपकी करंट आगे चलेगी और वोल्टेज आपका 90 डिग्री पीछे चलेगा। क्लियर है? इस कंडीशन को बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? लीडिंग कंडीशन। और इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर क्या होता है, लीड करता है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, करंट आगे चलेगी, करंट आगे चलेगी तो आपकी स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।